स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 11 के गणित में चैप्टर 5 जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी समित संख्याएं और द्विघात समीकरण, ये हमारा चैप्टर है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 5.2 को हल करने के लिए हम रूल पढ़ेंगे। अर्थात हम 5.2 जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो कौन कौन से रूल लगेंगे इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ उदाहरण को हल करेंगे उसी से संबंधित। क्लियर? तो चलिए, यानी हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ना क्या चाहते हैं, हमें पढ़ना है प्रश्नावली 5.2 को हल करने के लिए रूल, यानी क्या रूल लगेंगे इसी के बारे में बात करेंगे हम। तो इसमें देखिए जो पहला टॉपिक है वो है हमारा आर्गेंड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। मतलब आर्गेंड प्लेन क्या होता है और पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको हमको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि आर्गेंड प्लेन क्या होता है। तो देखिए अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं z बराबर हमें दिया गया है 3 + 5i, या कोई और ले लेते हैं z बराबर दे दिया गया है -3 + 3i, या z = दे दिया जाए -2 + 7i, या फिर z = -2 - 7i। मतलब कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और कहे कि इसको आप, जो हमारे पास चतुर्थांश होता है, जैसे कि हम लोअर क्लास में पढ़ते आए हैं कि ऐसे एक होता है वाई एक्सिस जो वर्टिकल होता है वाई होता है, और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। ये तो हम पढ़े हैं लोअर क्लास में, ये वाई है और ये हमारा एक्स है। ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। इतना क्लियर? इसी को मतलब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्थात इन्हीं समित संख्याओं को अगर हम किसी तल में दिखा दें, ये तल ही तो है ना, ये हमारा क्या एक तल ही है, तो इसी पे अगर हम दिखा दें इन समित संख्याओं को तो यही तल हमारा क्या कहलाता है, आर्गेंड प्लेन कहलाता है। अगर अब कहेंगे कि समित संख्या को कैसे हम दिखा सकते हैं इस चतुर्थांश में, तो हम कहेंगे चतुर्थांश में दिखाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, क्रमित युग्म की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इससे क्रमित युग्म बनाएंगे तो बनेगा क्या, तो ये हम लिखेंगे ये वास्तविक और एक काल्पनिक। तो 3, 5 ध्यान रहे चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो इसके आगे चिन्ह छिपा हुआ है प्लस, तो +3, +5, अर्थात इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, 5। ऐसे इसको लिखना होगा तब -3, 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखना होगा तो आप कहेंगे -2, 7 -2, 7, ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे -2, -7, ये हो गया हमारा। तो अगर इन्हीं को हम क्या कर दें, इसी तल में दिखा दें, यानी तो हम परिभाषा क्या बोलेंगे आर्गेंड प्लेन का, तो हम कहेंगे ऐसा तल जिसमें समित संख्याओं को दिखाया जा सके, वही हमारा आर्गेंड प्लेन कहलाता है। तो कैसे दिखाएंगे, तो आराम से अब हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया कक्षा 9-10 का कि 3, 5 को कैसे दिखाया जाता है। तो आप कहेंगे ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु O है, इसके इधर प्लस होता है, अर्थात ये प्लस होता है, इधर सब प्लस में, इधर माइनस में होता है सब, और इधर क्या होता है ऊपर प्लस में, और नीचे भी क्या होता है माइनस में होता है। मतलब इधर और इधर माइनस, ये राइट वाला और ऊपर वाला क्या होता है प्लस होता है। तो देखिए अगर 3, 5 दिखाना है तो आप कहेंगे 3 किधर चलेंगे, प्लस की तरफ, 1, 2, 3 और 5 ऊपर, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी यहाँ कहीं आएगा, इसी के जस्ट ऊपर और इसके जस्ट राइट में। तो ये हो जाएगा 3, 5। क्लियर? ऐसे ही आप जो पॉइंट बच रहा है -3, 3 भी दिखा सकते हैं। -3 किधर होगा, 1, 2, 3, -3 इधर और 3 ऊपर, 1, 2, 3 यहाँ कहीं जाएगा, तो हो जाएगा -3, 3। मतलब समझना क्या था हमें ये समझना है, ऐसा नहीं सभी को हम करके दिखाएं, आप समझ गए कि आर्गेंड प्लेन क्या होता है। तो हम कहेंगे ऐसा तल जिनमें समित संख्याओं को दिखाया जा सके, वही हमारा आर्गेंड प्लेन कहलाता है। तो हम देख सकते हैं ये समित संख्या था, उसको हम पहले क्रमित युग्म के रूप में लिखे, फिर उसके बाद उसको हम इस प्लेन में दिखा दिए, तो यही हमारा हो गया आर्गेंड प्लेन। समझ में आया? चलिए इसको मिटा देते हैं। मतलब कोई भी समित संख्या हो उसको अगर हम दिखा दें इस रूप में, क्रमित युग्म के रूप में बना करके चतुर्थांश में दिखा दें या तल में दिखा दें, तो ये हमारा आर्गेंड प्लेन कहलाता है। अब इसके बाद देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसको एक अलग से टॉपिक लेके पढ़ाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मिटा करके आपको अलग से एक हेडिंग देके बताते हैं। तो हम लिखते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर,
नंबर्स। देखिए, यानी समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में बोलेंगे समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण। चलिए अब समझते हैं कि ये क्या होता है। ध्रुवीय निरूपण क्या होता है समिश्र संख्याओं का? तो सबसे पहले हमको बताइए कि अगर कोई समिश्र संख्या होता है तो किस रूप का होता है? तो आप कहेंगे z बराबर होता है x प्लस आई वाई के रूप में। किस रूप में होता है? x प्लस आई वाई के रूप में। तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई के रूप में हो जाएगा। ये कोई समिश्र संख्या होता है। फिर हम कहेंगे इसको आप अगर किस रूप में दिखाइए, आर्गेंड प्लेन पे दिखाइए, तो आप कहेंगे एक हम चतुर्थांश ऐसे बना लेंगे, चतुर्थांश ऐसे बनाएंगे, और ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। और इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? क्रमित युग्म निकालेंगे। कैसे होगा? तो आप कहेंगे x कामा वाई, ध्यान रहे ये पहले होगा ये बाद में, तो x कामा वाई हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि x किधर दिखाएंगे हम? प्लस में तो राइट में, और y प्लस में तो ऊपर में। अर्थात ये पॉइंट कहीं पे इधर हम चलेंगे x वाला हो जाएगा, इधर चलेंगे y, मतलब मान के चलना है कि x यहाँ तक आया और y भी यहाँ तक आया, तो ये जो कटान बिंदु होगा इसका, ये वाला, यही हमारा मान लीजिए P है, तो ये हो जाएगा x कामा वाई। समझ में आया? देखिए x कामा वाई का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है x इतना इधर चले, क्लियर? ये x है हमारा, x इतना इधर चले पॉजिटिव की तरफ, x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। और y किधर चले? पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे। तो ये जो पॉइंट होता है ये x, मतलब यहाँ पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो यही जो चले थे उसको पहले लिखा जाता है, जो ऊपर चलते हैं उसको बाद में लिखा जाता है। यही हो जाएगा हमारा p x कामा वाई। यही इस रूप को, अर्थात इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, समिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस वाई को ये दिखा रहा है p x कामा वाई से। तो हम क्या करेंगे? इसी को अब ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय मतलब पोलर फॉर्म में निकालना है। अब कहेंगे पोलर फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब है कि इसको अब हम कोण के रूप में दिखाएंगे। यानी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यानी मापांक के रूप में और कुछ एंगल के रूप में दिखाएंगे कि ये जो स्थिति है इसकी, ये x एक्सिस से कितना एंगल पे बना रही है, कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। मतलब ये है। अब ये कैसे पता चलेगा ये कहाँ पे है? तो आप कहेंगे इसकी एग्जैक्ट स्थिति बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कितना डिग्री कोण बन रहा है। तो हम कहेंगे अगर 30 डिग्री पे बन रहा है तो आप तुरंत कह देंगे ठीक है, इसी के सीध पे जाना है, और जो डिस्टेंस रहेगा उसको आराम से दिखा लेंगे हम। समझ में आया? मतलब पोलर फॉर्म का मतलब यही होता है कि इसको हम, जो समिश्र संख्या दिया रहेगा, इसको हम एंगल के रूप में दिखाएंगे। किस रूप में दिखाएंगे? एंगल के रूप में दिखाएंगे। और अब आप बताएंगे कि ये OP क्या है? OP, जो ये OP है, ये एक्चुअली में समिश्र संख्या जो z बराबर x प्लस वाई है, इसी का मापांक है। हम आपसे पूछे कि अच्छा इसका मान अगर निकालना चाहे तो क्या होगा? तो अच्छा मापांक को क्या बोलते हैं? मापांक मतलब मॉड होता है, मॉड z। ये एक्चुअली में क्या होता है? तो आप कहेंगे अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस आई का गुणा क्या? वाई का स्क्वायर। ये हम किससे पढ़े? रूल से पढ़े थे। यहाँ तो हम पहले जानते थे ना, कोई भी समिश्र संख्या z बराबर x प्लस वाई है, तो हम क्या करते थे? हमारे पास रूल होता था मापांक निकालने के लिए, तो हम ऐसे बनाते थे, दो लाइन खींचते थे, फिर करड़ी के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर हम कह दें कि z बार क्या होता था, तो आप कहते थे कि इसी का कंजुगेट यानी संयुग्मी, अर्थात x माइनस आई वाई लिखते थे हम। क्लियर? तो यहाँ से तो हम ये कर दिए। अब यहाँ से अगर हम मापांक का मतलब ही क्या होता है? यानी कि मूल बिंदु से और P के बीच की दूरी ही मापांक होगी, क्योंकि ये समिश्र संख्या को दिखा रहा है ना, पॉइंट P। ये पॉइंट P ही क्या दिखा रहा है? समिश्र संख्या को दिखा रहा है। तो इस समिश्र संख्या का मापांक मतलब इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो ये दूरी ही क्या होगा? मापांक होगा। ये कैसे निकालेंगे? ये देखिए 90 डिग्री है, ये x है, और ये कितना है? y, क्योंकि ये y है तो ये भी y होगा, ये y होगा, है ना? अगर हम ये निकालना चाहें पूरा, तो आप कहेंगे समकोण बन रहा है, यानी पाइथागोरस लग जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हो जाएगा करड़ी में। देखिए हम इसको लिखना चाहें तो आप कहेंगे OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम कहेंगे OP बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे करड़ी में x स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर। तो ऐसे ही डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे
कि मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर। इतना क्लियर, ये मापांक हो गया। और ये थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे कोणांक है, किसका, समित संख्या का। अब हम क्या करेंगे, इसी कोण यानी थीटा के रूप में इस समित संख्या को हम व्यक्त करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मिटा करके आपको बताते हैं अच्छे से। चलिए ये मिटा दें। तो देखिए अभी फिर से इसको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या था, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई था, ये था जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। तो इन्हीं में हमको जो भी परिवर्तन लाना है इसी में लाएंगे। तो अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ से थीटा है ये यक्स है, ये वाई है, तो अगर हम यक्स का मान निकालना चाहें तो यक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा। तो देखिए यक्स बराबर, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहां से हम अगर कहेंगे कास थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे आधार बटा कर्ण होता है मॉड जेड। आप चाहे तो इसको आसान करने के लिए इसके जगह आप स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, ताकि मॉड जेड थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लिखने में, तो इसके जगह हम चाहे स्मॉल आर कर दें, या आपका मन करे मॉड जेड ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, इसमें कॉस थीटा बराबर आधार, मतलब ये हम चाहते हो डायरेक्ट कर देते हैं कि एक्स बराबर और कॉस थीटा, लेकिन आप चाहे तो ऐसे करें कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आप कॉस थीटा लगाएंगे तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, यक्स है, और कर्ण क्या है, तो आप कहेंगे आर है। क्लियर। तो हमें चाहिए क्या, हमें यक्स चाहिए, वाई चाहिए। तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स बराबर हो जाएगा आर कास थीटा। समझ में आया, यक्स का मान क्या निकला, आर कास थीटा। ऐसे ही हम कहेंगे इसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा निकालिए, तो आप कहेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, वाई है, कर्ण क्या है, वाई, आर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी वाई अपान आर। इतना आया। अब आप कहेंगे यहां से कि y का मान हमें चाहिए, तो y का मान हो जाएगा r साइन थीटा। क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। x बराबर क्या मिला, r कास थीटा, और y बराबर क्या मिल गया, r साइन थीटा। अब इन्हीं दोनों का मान उठा करके हम इसमें रख देंगे। हमें पता है कि r का मान क्या है, r का मान है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या है हमारे पास, और कुछ तो नहीं बच रहा है, ठीक है, और सब तो हमें पता ही है। अगर थीटा का मान भी निकालना होगा तो उसको हम भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दें। देखिए अब देखिए x का मान पता हो गया, y का मान, तो हम लिख सकते हैं एक से ये हो जाएगा z बराबर x का मान क्या है, तो आप कहेंगे r कास थीटा, r कास थीटा प्लस i है तो i रख लीजिए, और y का मान क्या है, तो आप कहेंगे r साइन थीटा, r साइन थीटा। दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे r दोनों में है, तो r कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा। यही क्या है, हमारा पोलर फॉर्म है, यानी ध्रुवीय रूप है किसका, इस समित संख्या z का। तो हमारे पास देखिए समित संख्या को निरूपित करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है z बराबर एक्स प्लस आई वाई कर दे, या फिर हमें अगर कोण के रूप में पता है मान, तो तब भी हम समित संख्या को दिखा सकते हैं। दोनों एक्चुअली में एक ही चीज है, ये इसका ध्रुवीय रूप है, पोलर फॉर्म है, और ये हमारा सिंपल फॉर्म है, यानी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। पॉइंट अगर दिया रहेगा तो ऐसे करके निकाल लेंगे, अगर एंगल के रूप में दिया रहेगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये इसका ध्रुवीय रूप है। देखिए कोई आपसे पूछे कि अच्छा यहाँ पे आर क्या है, तो आप कहेंगे आर क्या होता है, इसका मापांक है, अर्थात अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर है, आर बराबर ये है। और थीटा यहाँ पे क्या है, ये मापांक है, मापांक यानी मैग्नीट्यूड है। और फिर आपसे कोई बोले कि थीटा क्या है, यहाँ पे लिख दिए, तो आप कहेंगे थीटा क्या है, यहाँ पे कोणांक है। कोणांक क्या है, कोणांक, या फिर इसी को एक और नाम बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम बराबर क्या है, थीटा है। ओके, अब जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे हम यहाँ पे थीटा का मान, देखिए हमें समित संख्या निकालना होगा अगर, तो आर हम निकाल देंगे और थीटा हमें पता ही रहेगा, रख करके हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए और इसमें कुछ बच रहा, आर तो हमें पता ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके करड़ी के अंदर करेंगे, निकल जाएगा, और कोणांक थीटा। एक चीज़ और याद रहे कि जो थीटा का मान होगा, थीटा का मान ये हमेशा क्या होगा, माइनस पाई, और क्या होगा, यानी थीटा का मान हमेशा माइनस पाई से बड़ा होगा,
और किससे छोटा होगा, पाई से छोटा या उसके बराबर होगा। ये ध्यान रहे पॉइंट, यानी थीटा का मान हमेशा क्या होगा, ये माइनस पाई से बड़ा होगा और पाई से छोटा या उसके बराबर होगा। समझ में आया। हम किए क्या, अभी कुछ नहीं किए हैं, केवल हम ये देखें आर्गेंड प्लेन क्या होता है। तो आप कहेंगे आर्गेंड प्लेन का मतलब होता है कि जो भी हमें समित संख्या दिया रहेगा, समित संख्या जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, उसको हम क्रमित युग्म बनाएंगे तो एक्स कामा वाई हो जाएगा। उसको हम एक तल में दिखाएंगे, जैसे हम बिंदु दिखाते थे, तो एक्स कामा वाई है, उसको दिखाएंगे, मान लीजिए पॉइंट पी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा, अच्छा हाँ, वो तो हमारा पॉइंट पी हो जाएगा। फिर अगर उसी को ध्रुवीय रूप में बदलना होगा तो ओ से लेकर पी के बीच की दूरी मापांक होगा, और उसके बाद यहाँ से जो कोण बनेगा इस ओपी का इस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो उसको हम कोणांक बोलेंगे। तब उसके बाद हमारे पास जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई था, तो उसी में हम एक्स का मान रख देंगे। कैसे, निकाल करके जो हमारा बना था फिगर कि कॉस थीटा बराबर ये होगा, तो हम एक्स का मान निकाल लेंगे आर कॉस थीटा और वाई का मान निकालेंगे आर साइन थीटा, दोनों उठा करके इसमें रख देंगे। ये रूप आ जाएगा जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। आर दोनों में कॉमन करेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यही हो जाएगा हमारा ध्रुवीय रूप है। ये क्या हो जाता है, ध्रुवीय रूप है, ध्रुवीय रूप। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। आंसर मतलब जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इसका यूज करके, अगर कहेगा कोई क्वेश्चन दे दिया और डायरेक्ट हमें पूछेगा ध्रुवीय रूप बताइए, तो हम ये फार्मूला लगा करके आराम से काम हमारा हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है कि समित संख्या z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3, ये हमारे पास है z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए। इसको हमको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। देखिए अभी ये क्या है हमारे पास, ये समित संख्या है z इक्वल टू ए प्लस आई बी के रूप का, ए प्लस आई बी के रूप का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हमें समित संख्या के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे कि माना इसका ध्रुवीय रूप क्या है, माना ध्रुवीय रूप z बराबर x प्लस आई वाई है। हमें पता है कि ध्रुवीय रूप क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा के रूप में है ना, तो z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप का है। मतलब जो ये समित संख्या में दिया गया है इसका ध्रुवीय रूप हम क्या मान लिए, तो ये मान लिए। तो देखिए ये मान लिए, तो दोनों चूंकि समित संख्या एक ही है, क्योंकि रूप अलग अलग है केवल ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये देखिए आर इसके साथ भी है और ये आर इसके साथ भी है। हम थोड़ा सा चाहे तो और आसान कर लें कि जेड बराबर इसी को लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस यही इसके साथ भी चला जाएगा तो आई फिर आर साइन थीटा, दोनों की चीज़ है, अथवा करके लिख सकते हैं। तो देखिए हम अगर तुलना करें इनमें और इनमें, तुलना करें, चलिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 1 और 2 से तुलना करने पर तो आप बताएंगे कि यहाँ पे z बराबर, z तो z के बराबर है, ये देखिए वास्तविक भाग 1 है और यहाँ पे वास्तविक भाग क्या है, आर कास थीटा। तो देखिए हम लिखेंगे कि आर कास थीटा 1 के बराबर होना चाहिए, तो लिखेंगे आर कास थीटा बराबर 1। क्लियर। देखिए आर कास थीटा क्या है, वास्तविक के भाग के बराबर होगा, तो आर कास थीटा बराबर 1। फिर आप कहेंगे कि चलिए यहीं पे लिख देते हैं, और इधर क्या होगा, आई तो आई के बराबर, तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा बराबर कितना होगा, कर्डिम 3 के बराबर होगा। इतना क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमको आवश्यकता यह है कि हम cos थीटा यानी थीटा का मान निकाल लें और r का मान निकाल लें, काम हमारा हो जाएगा। देखिए तो यहां से हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/r, cos थीटा बराबर 1/r। यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर कर्डिम 3/r। अब देखिए r की आवश्यकता पड़ रही है हमें दोनों जगह, अगर r हो जाता तो हम आराम से काम हमारा निकाल लेते, हमें आंसर पता हो जाता। तो r कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि r बराबर होता है √x² प्लस y², चाहे डायरेक्ट यहीं से निकाल लें, अदरवाइज इससे हम नहीं निकालना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि इक्वेशन, हाँ एक सेकेंड, हम कर सकते हैं कि इक्वेशन किसी को हम ऐड करके जोड़ दें क्या, एक सेकेंड, ये हमारे पास
क्या चीज़ है, हाँ, इसको भी हम यहाँ से ऐड करके जोड़ करके निकाल सकते हैं। यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बराबर 1/r² प्लस 3/r²। एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, और कोई तरीका, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि r cos थीटा बराबर 1। हाँ, कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे। आप चाहे तो यहीं से करके कर सकते हैं, यहाँ से दोनों का इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर, और दोनों को फिर जोड़ दीजिए, जहाँ से आपका मन करे। चलिए हम यहीं से कर लेते हैं अगर, तो देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर। तो देखिए इतना याद रहे कि जब हम वर्क करके जोड़ते हैं तो लेफ्ट का वर्क करेंगे, फिर राइट का करेंगे, लेफ्ट वाला राइट, मतलब ये वाला लेफ्ट लेफ्ट के साथ जुड़ेगा, राइट वाला राइट के साथ जुड़ेगा। तो इसका स्क्वायर की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर की साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/r², 1/r², फिर प्लस ये हो जाएगा कैडिन 3 का स्क्वायर 3/r², 3/r² हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, इसके यहाँ पे 1 रखेंगे, बराबर, हर बराबर है तो ऊपर हो जाएगा 3 × 4/r², यानी r² बराबर कितना हो जाएगा 4। तो अगर पॉजिटिव ही केवल लेना चाहे तो r का मान कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। r का मान आ गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, cos थीटा बराबर 1/2, और साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एंड साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कैडिन 3/2। देखिए अब बताइए कि यहाँ पे हम थीटा का मान क्या रखें जिससे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी जिससे दोनों का मान क्या हो जाए, निकल जाए। मतलब ऐसे कहें कि हम थीटा का मान क्या रखें जिससे ये भी मान आ जाए और ये भी आ जाए। तो आप कहेंगे आप थीटा का मान रख दीजिए cos 30 का मान कैडिन 3/2 होता है ना, cos 30 का मान कैडिन 3/2, ये तो होगा नहीं। आप ऐसा कर दीजिए cos 60 रख दीजिए, क्या रख दीजिए 60, यानी थीटा का मान 60 रखेंगे तो cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, और साइन 60 का मान कैडिन 3/2, अर्थात यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 60 मतलब π/3। देखिए अगर यही π/3 आप उठा के रखेंगे यहाँ पे तो cos π/3 मतलब 60, cos 60 मतलब 1/2 हो जाएगा, ये भी संतुष्ट हो गया, और साइन 60 का मान कैडिन 3/2 ये भी संतुष्ट हो गया। तो हमें क्या क्या चाहिए था, हमें ये ध्रुवीय रूप यही निकालना था। तो हमें r चाहिए था और थीटा चाहिए था, हम दोनों का मान निकाल लिए। अब जो हमारा आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा ध्रुवीय रूप, यहाँ पे लिख देते हैं z बराबर r, और r का मान क्या निकला है, तो r का मान हम निकाले हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक में cos थीटा, तो हम लिखेंगे cos, और थीटा का मान क्या निकला है π/3, फिर उसके बाद है प्लस i, और साइन, फिर थीटा का मान क्या है वही π/3, ये हो जाएगा i sin π/3। बस यही आपका ध्रुवीय रूप हो जाएगा। समझ में आया? तो हम किए क्या है, कुछ नहीं, केवल जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर समी संख्या z बराबर दिया गया था उसको हम क्या किए, ध्रुवीय रूप में माने कि इसका ध्रुवीय रूप ये होगा z बराबर r, फिर cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको हम r से गुणा कर दिए, ये हो गया। जब तुलना करेंगे तो r cos थीटा बराबर 1 होगा, और ये i तो i के बराबर हो जाएगा, छोड़िए, r sin थीटा बराबर कैडिन 3 हो जाएगा, ये हो गया। आप चाहे तो यहीं पे r का मान निकाल सकते थे डायरेक्ट, उसके बाद बटे करते हैं, या फिर ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो cos थीटा का मान 1/r, साइन थीटा का मान कैडिन 3/r, दोनों को वर्क करके जोड़ दीजिए, r का मान निकल गया। जब r का मान निकल जाएगा तो उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर कैडिन 3/2। अब थीटा का मान हम क्या सोचें कि यहाँ पे रखने के बाद दोनों बराबर आ जाए, तो हम थीटा का मान 60 अंश से देखें, यही 60 अंश रखने पे यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, तो यही 60 क्या हो गया हमारा, यही थीटा का मान हो गया। अब z बराबर r का मान हम 2 निकाले थे उसको रखे cos, फिर उसके बाद थीटा का मतलब 60 अंश प्लस i साइन, इतना याद रहे ये दोनों बराबर होना चाहिए, रख करके हम निकाल लेते हैं। देखते हैं क्या थीटा जो हमारा आया वो -π और पाई के बीच आया, तो ऑफकोर्स आया है ये 180 से कम ही होता है 60 अंश। बस ये हो गया हमारा। चलिए नोट करिए, एक और बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, अर्थात एक उदाहरण है 8वां वाला। समी संख्या दिया गया है हमें z बराबर -16
बटे 1+i√3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। देखिए हमें पता है कि हम ध्रुवीय रूप उसी का निकाल पाते हैं जो हमें समित संख्या a+ib के रूप में दिया हो। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या इसमें कि हम सबसे पहले हम इसको a+ib के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये बनेगा कैसे, तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले इसमें इसके कंजुगेट से, इसके संयुग्मी से हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा -16 बटे 1+i√3 है ना, तो हम ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करेंगे किससे, 1 - i√3 से। बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये हमें a+ib के रूप में नहीं दिया है। सबसे पहले हम इसको a+ib के रूप में बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको हम ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए इसके कंजुगेट से गुणा किए 1 - i√3, नीचे भी सेम करेंगे ताकि कट जाए, मान में कोई अंतर ना आए। तो 1 - i√3 इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए। तो देखिए -16 या नहीं तो रहने ही दीजिए। देखिए -16 हो जाएगा बाहर और बचेगा 1 - i√3। नीचे क्या हो जाएगा, तो देखिए a+b इंटू a-b, तो हो जाएगा a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस i का स्क्वायर यानी i² इंटू √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए i² मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बचा क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा -16, फिर बचा इधर क्या 1 - i√3 और अपान में देखिए i² मतलब -1, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस ये हो गया 3 + 1 मिलके 4 बन गया। समझ में आया। देखिए i² का तो -1, तो -1 का गुणा प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा प्लस, तो 3 और 1 मिलके 4 हो गया। इतना क्लियर। अब देखिए 4 से आप चाहते इसको काट दें, 4 चौका 16, बचा क्या -4, ये हो गया -4, फिर इधर 1 - i√3 आप चाहे तो गुणा कर दें, तो हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा i, फिर 4 करड़ी में 3। अब देखिए a+ib के रूप का बन गया ये। अब इसी को हम ध्रुवीय रूप में लिखेंगे कि माना ये किसके बराबर है, ये हमारा समित संख्या ये z बराबर है। तो मतलब जो हमें समित संख्या ये दिया गया था, इसी को अभी हम a+ib के रूप में परिवर्तित किया, अभी कुछ नहीं किए हैं। अब इसका ध्रुवीय रूप हमें बताना है, तो हम मानेंगे ध्रुवीय रूप क्या है, माना ध्रुवीय रूप हमारा है कि z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही होता है ना ध्रुवीय रूप। तो देखिए यहाँ से तुलना करेंगे तो r cos थीटा का मान -4 होगा, वास्तविक ये पूरा है, ये वास्तविक इधर है, तो लिखेंगे r cos थीटा बराबर -4, और देखिए i का गुणा क्या साइन थीटा और r से गुणा ही होगा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा बराबर इधर कितना बचा है 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3। देखिए अब दोनों तरफ हम चाहे तो वर्ग करके जोड़ दें, तो देखिए इधर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा r² cos² थीटा और इधर हो जाएगा r² sin² थीटा, तो r² कॉमन हो जाएगा और बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर -4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 तियाँ 48। क्लियर। चाहे तो हम क्या करते हैं, यहाँ से cos थीटा बराबर -4 बटा r करते हैं, साइन थीटा बराबर इतने बटा r करते हैं, दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं। चाहे आप यही से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर है। देखिए इसका जब वर्ग किए हम तो r² cos² थीटा हो गया बराबर 16 हो गया, ऐसे ही r² sin² थीटा बराबर 16 तियाँ 48 हो गया। जब जोड़ेंगे तो r² इसमें भी कॉमन हो गया और cos² sin² थीटा का मान 1 हो जाएगा, वो ये रखेंगे, ये r² गुणे 1 हो गया। हम चाहते इसको हटा भी सकते हैं और इधर कितना हो जाएगा 48 में 16 जोड़ दीजिए, कितना 8 6 14 4 हासिल 1 4 1 5 1 6 64 हो जाएगा। तो r² बराबर 64, तो r का मान कितना हो जाएगा, अगर हम केवल प्लस की बात करें तो r बराबर 8 हो जाएगा। बस अब r का मान 8 आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, देखिए यहां से हो जाएगा r cos थीटा बराबर इतना है, तो cos थीटा बराबर -4 बटा r होगा, तो हम लिखेंगे cos थीटा बराबर -4 बटे r, और r का मान कितना है 8,
ये तो ये हो गया, जब काटेंगे 4 दूना 8, यानी cos थीटा का मान कितना आ गया, -1/2 आ गया। ऐसे ही साइन थीटा की बात करें तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर 4 कैडी में 3 बटे r, और r का मान कितना है 8, तो हो जाएगा 4 दूना 8, यानी साइन थीटा का मान कितना आ गया, कैडी में 3/2 आ गया। इतना समझ में आया। अब हम क्या सोचेंगे, अब हम ये सोचेंगे कि थीटा का मान हम क्या रख दें जिससे cos थीटा का मान -1/2 आ जाए और साइन थीटा का मान कैडी में 3/2 आ जाए। मतलब cos निगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो, तो हमें पता है cos निगेटिव और साइन पॉजिटिव किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम यहाँ पे cos थीटा का मान कितना कर सकते हैं, पहले हमें बताइए cos कितने का मान 1/2 है, तो आप कहेंगे cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2, उसी को 180 में से घटा दीजिए, जब 180 में 60 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, यानी पाई माइनस पाई बाई 3, तो 2π/3 हो जाएगा थीटा का मान। तो हम थोड़ा सा मिटा दें फिर समझाएं आपको। देखिए हमें क्या क्या मिला है, cos थीटा बराबर -1/2, cos थीटा बराबर -1/2 है, और साइन थीटा बराबर कैडिन 3/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा, यहाँ पे हमें थीटा का मान केवल निकालना है कि थीटा हम क्या निकालें जिससे यहाँ पे रखने के बाद ये इतना आ जाए और ये इतना आ जाए। तो हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि ये cos यानी थीटा बराबर, अभी माइनस को अगर हम भूल जाएं तो ये कितने का मान है 1/2, आप कहें cos 60 का मान 1/2 है, और ये भी साइन 60 का मान 1/3 3/2 है, लेकिन माइनस है तो चूंकि हमें जाना है दूसरे चतुर्थांश में, तो हम पाई में से वही घटा देंगे, तो हम लिखेंगे पाई माइनस, और 60 मतलब पाई/3, कितना हो जाएगा 3 × 3, बस एक कम हो जाएगा 2π/3। बस अब हो जाएगा ध्रुवीय रूप, अतः ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे z बराबर ये होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। तो देखिए r का मान क्या निकाला हम लोग, तो r का मान 8 निकला है, तो रखेंगे 8, फिर cos और थीटा का मान क्या है, तो आप कहेंगे 2π/3 प्लस i, फिर साइन और थीटा का मान क्या है 2π/3। बस यही आपका आ जाएगा ध्रुवीय रूप। अगर आप इसका मान रखेंगे यहाँ पे तो फिर वही कट उठ के यही हमारा जो आ जाएगा, जो हमारा जेड के रूप में दिया गया था। बस कुछ करना नहीं था, केवल आपको यही समझना था कि हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया रहेगा, यानी जो भी समी संख्या दिया रहेगा, अगर वो a + ib के रूप में है तो हम डायरेक्ट वहीं पे उसका ध्रुवीय रूप z बराबर r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा मान करके तुलना करके हम वहां से r का और थीटा का मान निकाल करके उसी में हम रख देंगे। क्लियर। अगर नहीं हमें a + ib के रूप में दिया गया है तो पहले उसका हम क्या करेंगे, कंजुगेट से गुणा करके अंश और हर में उसको a + ib के रूप में परिवर्तित करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको तुलना करेंगे, जो ध्रुवीय रूप उसका r जो निकाले हम लोग z = r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, उस तरीके से करके ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर। और ये ध्यान रहे थीटा का मान हमेशा -पाई और पाई के बीच में होना चाहिए या पाई के बराबर हो सकता है। तो चलिए, अगर थोड़ा सा कठिन लगा होगा तो एक बार रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर हम आगे देखेंगे प्रश्नावली 5.2। चलिए नोट कर लीजिए।